इसके बाद उसके परिवार को भी मारने की धमकी दी थी, इसलिए शुरू में उसे अपना बयान बदलना पड़ा था। पहले राजू पाल की हत्या का आरोप और अब उमेश पाल की किडनैपिंग का इल्जाम, इन दोनों मामलों के कारण सांसद होने के बावजूद अतीक अहमद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इस बात से परेशान होकर अतीक अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने अतीक अहमद को दिल्ली से ढूंढ निकाला और कोर्ट से फैसला आने तक उसे अरेस्ट करके यूपी की जेल में डाल दिया। अतीक अहमद भले ही जेल में था, लेकिन इसके बावजूद वो लोकसभा का रिस्पेक्टेड एमपी बना रहा। इसी दौरान 2008 में मनमोहन सिंह की सेंट्रल गवर्नमेंट अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर रही थी, लेकिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से वोटिंग के जरिए फैसला होना था कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील होगी कि नहीं। उस समय कांग्रेस के पास 228 सांसद ही थे और ये बहुमत से 44 कम थे, इसलिए कांग्रेस ने सपा समेत दूसरी पार्टियों से मदद मांगी। ऐसे में कांग्रेस ने जेल में बंद 6 सांसदों को जेल से निकालकर वोटिंग के लिए पार्लियामेंट पहुंचाया, जिसमें से एक अतीक अहमद भी था। समाजवादी पार्टी का साफ निर्देश था कि कांग्रेस सरकार के समर्थन के लिए न्यूक्लियर डील के फेवर में वोट करना है, लेकिन सरप्राइजिंगली अतीक अहमद ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट में वोट कर दिया। इस बात से मुलायम सिंह इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे समाजवादी पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद 2009 में अतीक अहमद ने अपना दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उसे हार झेलनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद उसका खौफ कम नहीं हुआ। अब भी लोगों में उसका ऐसा डर था कि हत्या, अपहरण, डकैती और लूट के 200 से भी ज्यादा केस होने के बावजूद इनमें से एक भी केस में अतीक कोर्ट में दोषी साबित नहीं हो सका, क्योंकि किसी में भी अतीक के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। उसके खौफ का ऐसा आलम था कि जब 2012 में चुनाव प्रचार के लिए अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर जमानत मांगी, तो जजों ने उसका मुकदमा सुनने से ही मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अतीक के खिलाफ सुनवाई की तो वो उन्हें और उनके परिवार को मार डालेगा। एक दो नहीं, पूरे 10 जजों ने पर्सनल रीजन का हवाला देकर खुद को उसकी सुनवाई से ही अलग कर लिया, और 11वें जज ने जब मामले पर सुनवाई की तो उसे अतीक अहमद के फेवर में फैसला करना पड़ा और उसको जमानत दे दी गई। लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसकी हार का सिलसिला 2012 में भी बरकरार रहा और इलाहाबाद वेस्ट से पूजा पाल ने उसे फिर से पछाड़ दिया। अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए अतीक ने जिस शख्स की हत्या कर दी थी, उसकी पत्नी अब रास्ते का कांटा बनकर चुभ रही थी, जिसने पहले उसके भाई और अब खुद उसे चुनावी मैदान में हरा दिया था। लगातार चुनावी हार से अतीक को यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अब पॉलिटिक्स उसके वश की बात नहीं है, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी पुरानी रॉबिनहुड वाली छवि बनाने की कोशिश करने लगा। वो जब भी बेल पर जेल से बाहर आता, अपने ठिकाने पर बैठकी लगाकर लोगों की प्रॉब्लम सुना करता। 2016 में उसका राजू पाल वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद भी अतीक अहमद की गुंडाई नहीं रुक सकी। दिसंबर 2016 में उसके पास सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के 2 स्टूडेंट्स फरियाद लेकर आए, जिन्हें कॉलेज में चीटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद एग्जाम देने से रोक दिया था। चूंकि अतीक को हर मामले में टांग अड़ाने की आदत थी, इसलिए वो अपने गुंडों के साथ हथियारों से लैस होकर कॉलेज पहुंच गया और वहां टीचर्स और स्टाफ की जोरदार पिटाई कर दी। किसी ने इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना ली और इंटरनेट पर वायरल कर दी, लेकिन इसके बाद भी अतीक पुलिस से नहीं डरा और 22 दिसंबर 2016 को 320 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रयागराज से कानपुर पहुंचा, जहां उसके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार बनाया गया था और चौराहों को फूलों से सजाया गया था। ऐसे में उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खूब आलोचना हुई और इसके बाद फरवरी 2017 में उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। बाद में अखिलेश यादव ने अतीक को अपनी पार्टी से टिकट भी नहीं दिया, जिस पर कमेंट करते हुए अतीक ने कहा था, कई बार निर्दलीय जीता हूं, टिकट कटता है तो कट जाए, मैं अपना टिकट खुद बना लूंगा। जिस समय अतीक जेल गया, उसके 1 महीने बाद बीजेपी चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। उन्होंने पद संभालते ही माफियाओं पर नकेल कसना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद अतीक ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज बंद नहीं की और जेल से ही अपने नेटवर्क को ऑपरेट करता रहा। इस दौरान अतीक के 3 बेटे उमर, अली और असद भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए क्राइम की दुनिया में आ चुके थे। अतीक को इस दौरान उसके इलाके से लगभग 300 किलोमीटर दूर मौजूद देवरिया जेल में बंद किया गया था, ताकि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी
एक्टिविटीज पर ब्रेक लग सके, लेकिन उसकी गुंडागर्दी अब भी कायम थी। दिसंबर 2018 में एक दिन अतीक के बेटे उमर ने लखनऊ के एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को किडनैप कर लिया और उन्हें उठाकर सीधे देवरिया जेल ले गया, जहां अतीक बंद था। वहां अतीक अहमद ने मोहित जायसवाल को जेल के अंदर खुद चाबुक और लोहे की छड़ी से बुरी तरह पीटा और उनसे जबरदस्ती कुछ पेपर पर साइन करवाकर उनकी 45 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हड़प ली। इतना ही नहीं, अतीक ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी करवा दिया ताकि इलाके में उसका भौकाल बना रहे। ये भी सामने आया कि इस मारपीट में अतीक के साथ कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। इस मामले के बाहर आते ही पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आ गए और देवरिया जेल के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और अतीक को तुरंत बरेली में शिफ्ट कर दिया गया। मोहित जायसवाल केस की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला हुआ और अतीक अहमद, उसके बेटे उमर और उसके कई गुर्गों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मामला इतना बड़ा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यूपी की जेल में बंद होने के बावजूद अतीक की क्रिमिनल एक्टिविटीज रुक नहीं पा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में उसे गुजरात की साबरमती जेल भेजने का आदेश दिया। यूपी से दूर होने के बाद उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। जैसे उसने अपने गुरु चांद बाबा को धोखा दिया था, वैसे ही अब उसके अपने लोग भी उसके खिलाफ होने लगे थे। पुलिस ने भी उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई तेज कर दी थी। इसी के साथ उसकी बहुत सी इलीगल प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया और उसकी हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली गई। उत्तर प्रदेश पुलिस जहां एक के बाद एक अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ उसके बेटों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा था। अब अतीक के बेटों को लगने लगा था कि पुलिस उन्हें एनकाउंटर में मार डालेगी, इसलिए 2022 में उसके दो बड़े बेटों उमर और अली ने अपनी जान बचाने के लिए अदालत और सीबीआई के आगे सरेंडर कर दिया। इस दौरान अक्टूबर 2022 में राजू पाल हत्याकांड मामले में सीबीआई ने भी अपनी जांच पूरी कर ली। सीबीआई ने अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 7 लोगों को राजू पाल की हत्या का दोषी माना और इलाहाबाद हाईकोर्ट से इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी पनिशमेंट की मांग की। इस बात से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन गुस्से में आ गई और उसने अपने तीसरे बेटे असद को आगे कर अतीक के आतंक को आगे बढ़ाने का काम सौंप दिया। असद को लगता था कि राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई के इस फैसले के लिए कभी इस केस में आए विटनेस रहा उमेश पाल जिम्मेदार है, जबकि इस मामले में उमेश पाल द्वारा बार बार बयान बदलने के कारण सीबीआई ने उसके बयान को कंसिडर तक नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद 24 फरवरी 2023 को असद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की गाड़ी पर बम और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। उमेश की हत्या के वक्त वहां उनकी बूढ़ी मां भी मौजूद थी, जो आगे चलकर उस केस की मेन विटनेस बनी। राजू पाल की हत्या में सीबीआई द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद उसी केस के गवाह उमेश पाल की हत्या ने उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम की पोल खोलकर रख दी और उत्तर प्रदेश सरकार पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का दबाव बन गया। इस असैसिनेशन के एक दिन बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, ये जो माफिया है, जो अपराधी है, उन्हें जल्द से जल्द मिट्टी में मिला देंगे। जल्द ही उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें अतीक का तीसरा बेटा असद अपने 6 गुर्गों के साथ उमेश पाल की गाड़ी पर गोलीबारी और बम फेंकते दिख रहा था। ऐसे में यूपी पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। योगी आदित्यनाथ के बयान के 2 दिन बाद ही पुलिस ने 27 फरवरी को इस मामले में शामिल रहे अरबाज का प्रयागराज के नेहरू पार्क में एनकाउंटर कर दिया। 6 मार्च को उस्मान को भी मार गिराया और पुलिस बाकी बचे 5 आरोपियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इसी दौरान अतीक अहमद पर लगा उमेश पाल की किडनैपिंग का आरोप कोर्ट में साबित हो गया और कोर्ट ने उसको 28 मार्च 2023 को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये पहली बार था जब अतीक को किसी केस में दोषी ठहराया गया था, जबकि उसके ऊपर पहले से ही सैकड़ों केस दर्ज थे। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ अहमद को उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था। इसी बीच अतीक अहमद ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि उसके पास कभी हथियारों की कमी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका नेटवर्क सरहद पार पाकिस्तान तक फैला हुआ है। उसने खुद माना कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। उसने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए पंजाब बॉर्डर के पास हथियार गिराए जाते थे, जिन्हें पंजाब के लोकल नेटवर्क कलेक्ट करके कुछ कश्मीर के आतंकियों तक तो कुछ उस तक पहुंचा
पहुंचा देते थे। जहां जेल के अंदर अतीक एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा था, तो वही पुलिस बाहर उसके लोगों को ठिकाने लगा रही थी। पुलिस ने 13 अप्रैल 2023 को उमेश हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद अहमद और उसके गुर्गे गुलाम को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक अहमद ने कोर्ट से अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की परमिशन मांगी, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। एक समय पर अतीक के मामलों में जज भी सुनवाई करने से कतराते थे और आज उसकी हालत ऐसी थी कि उसके बेटे के जनाजे में भी उसे शामिल नहीं होने दिया गया था। अब हाल ये था कि जहां वो और उसके भाई उम्र भर के लिए जेल की सजा काट रहे थे, तो वही उसके 2 बेटे भी सलाखों के पीछे थे। उसका तीसरा बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका था, उसके गुर्गे भी ढेर हो चुके थे और उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति को यूपी सरकार ने जब्त कर लिया था। अपनी ऐसी बुरी हालत को देख अतीक ने योगी आदित्यनाथ और प्रशासन के लिए मीडिया के सामने लगभग रोते हुए कहा था कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं, आप हमारी औरतों और बच्चों को परेशान ना करें। इसी बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन योगी आदित्यनाथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखकर पुलिस कस्टडी में अपने पति और देवर की हत्या होने की आशंका जताती है। ऐसे में कोर्ट पुलिस को अतीक और अशरफ का रोज मेडिकल चेकअप करवाने का आदेश देती है, ताकि उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सके कि पुलिस उसके साथ मारपीट तो नहीं कर रही है। ऐसे में 15 अप्रैल 2023 को रात करीब 10:30 बजे दोनों को पुलिस रोज की तरह मेडिकल चेकअप के लिए कॉलविन हॉस्पिटल ले जा रही थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है और उससे अतीक और अशरफ उतरते हैं, मीडिया वाले दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन उसी मीडिया की भीड़ में, मीडिया के ही भेष में लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण मौर्य नाम के 3 शूटर भी होते हैं, जो अचानक से दोनों के पास जाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, जिससे अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह उत्तर प्रदेश के लिए नासूर बन चुका अतीक अहमद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिन तीनों शूटरों ने अतीक और उसके भाई की हत्या की थी, उन्होंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की थी और उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन जब उनसे उनके मोटिव के बारे में पूछताछ की जाती है, तो तीनों बताते हैं कि वो क्राइम दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अतीक और अशरफ जैसे बड़े बाहुबलियों की हत्या की। हालांकि आगे पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। तीनों ही शूटर्स यूपी के अलग अलग शहरों से बिलोंग करते थे और कुछ दिन पहले तक एक दूसरे से दूर दूर तक कांटेक्ट में नहीं थे। फिर अचानक तीनों एक साथ कैसे आए? तीनों ही शूटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन फिर उनके पास 6-7 लाख की महंगी ज़िगाना पिस्टल्स कहां से आई थी? ऐसे में सवाल यह था कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश सच में उन्होंने खुद रची थी, या फिर इसमें सत्ता या पुलिस में बैठे किन्हीं इन्फ्लुएंशियल लोगों का हाथ था? क्योंकि तीनों ही हत्यारों के फैमिली मेंबर्स ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की है और आज भी वो तीनों यूपी की जेल में बंद है। आज भी यूपी पुलिस अतीक अहमद के फरार फैमिली मेंबर्स को ढूंढने में जुटी हुई है। अतीक द्वारा क्राइम के जरिए बनाई गई 11,000 करोड़ की संपत्ति में से 3,000 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लिया गया है और उसके बाकी के ठिकानों को बुलडोजर द्वारा गिराने का काम जारी है। ऐसे में अतीक अहमद की कहानी बताती है कि अपराध के रास्ते कभी भी ठीक नहीं होते। देर से ही सही, लेकिन अपराधियों पर एक दिन कानून का शिकंजा जरूर कसता है और फिर ये उनका पीछा उनके खात्मे के साथ ही छोड़ता है।